मेरे प्यारे बच्चों, बिजनरी सुदर्शन बैच में आपका स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान का दूसरा लेसन वैद्युत रसायन शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने विलयन पढ़ा था। अब आज शुरुआत होती है वैद्युत रसायन की। ये आपके बोर्ड पेपर में लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन लेकर के आने वाला है। हम लोग शुरुआत करते हैं आज इस लेसन की। तो सबसे पहले चर्चा होती है वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो हमको तो ये मालूम है, रासायनिक क्रियाओं से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं वैद्युत रसायन की। वैद्युत रसायन है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। वैद्युत रसायन है क्या? इसमें दो शब्द मिला हुआ है, वैद्युत भी मिला हुआ है और रसायन भी मिला हुआ है। तो ये एक रसायन विज्ञान की कोई शाखा होती है, उसी शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक निकायों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन। यानी किसी निकाय के द्वारा जब हम लोग विद्युत उत्पादन का अध्ययन करते हैं तो वही रसायन विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन कहलाती है। निकाय आप लोगों ने पढ़ा होगा, निकाय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब वो निकाय के बारे में चर्चा हुई थी। अब आज हम लोग निकाय से खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय मालूम होता है आपको। हम लोग शुरुआत करते जैसे रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ से हम लोग वैद्युत धारा भी प्राप्त करते हैं और वैद्युत धारा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को भी प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर शुरुआत होती है हम लोग की सेल की। सेल किसे कहते हैं, सेल क्या होती है, पहले सेल के बारे में जान लें। सेल जो होती है कोई एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सके और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सके। अब सेल कितने प्रकार की होती है इसको भी पढ़ना रहेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, पेपर में आया हुआ, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ को, कोई धातु की छड़ ले लीजिए और उसी धातु के लवण के विलेन में डुबो दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने जेडेन की छड़ को लिया और जिंक सल्फेट के विलेन में डुबो दिया। कापर की छड़ को लिया, कापर सल्फेट के विलेन में डुबो दिया। जिस धातु को लीजिए उसी धातु के लवण में डुबो दीजिए। कहा जा रहा है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलेन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋण आवेश या धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर अगर ऋण आवेश आ रहा है या धन आवेश आ रहा है, उतनी ही मात्रा में विलयन पर भी आवेश उत्पन्न होता है। तो उस आवेशित छड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिया, जिंक की छड़ को लिया और जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। अब जिंक छड़ पर धन आवेश या ऋण आवेश जितनी मात्रा में आएगा उतनी ही मात्रा में इसके पास भी ऋण आवेश या धन आवेश उत्पन्न होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। यानी आवेशित छड़ ही इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड होता है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। एनोड और कैथोड। अब हम लोगों में कंफ्यूजन होता है कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है। इसके पहले हम लोग सेल को जानेंगे। सेल जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहली सेल होती है वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरी सेल होती है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड, हाई स्कूल में पढ़ा था, वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या होता है? पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है? निगेटिव। लेकिन जो वैद्युत रासायनिक सेल होती है, इस सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका कारण क्या होगा आगे भी हम लोग समझ सकते हैं जब डेनियल सेल को पढ़ेंगे तब। अब इलेक्ट्रोड हुआ, इलेक्ट्रोड को हम लोग समझ गए। अब आता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रोड विभव कहते किसे है? 2025 का क्वेश्चन है, धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव। मान लीजिए हमने धातु की छड़ को ब्रेन में डुबोया और धातु की छड़ पर कोई विभव उत्पन्न होगा। विभव का मतलब क्या होता है? विभव का मतलब जान लीजिए एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। कोई ऊर्जा आ जाए, धातु की छड़ पर कोई विभव उत्पन्न हो जाए तो धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाएगा तो धातु की छड़ पर कोई विभव उत्पन्न होगा और विलयन में भी विभव होगा। तो धातु की छड़ और विलयन में जो विभव होगा, धातु की छड़ का विभव का और विलयन के विभव का जो अंतर होता है वही इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन विभव को कौन कौन सा प्रभावित करता है कारक 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा और हो सकता है ये पेपर में बिल्कुल यही क्वेश्चन मिल जाए आपको। तो सबसे पहले क्या होता है प्रभावित करने वाले कारक में, सबसे पहला होता है चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति, चालक किसे कहते हैं, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। कुछ चालक जिनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, कुछ चालक कहलाते हैं। अब चालक की प्रवृत्ति, जिस चालक की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, याद रखिएगा प्रभावित करने वाले कारक में चालक की प्रवृत्ति, जिस चालक की प्रवृत्ति यानी प्रकृति जितनी ज्यादा होगी, चालकता जितनी ज्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रॉन विभव उतना ही अधिक होगा। किसी चालक की चालकता जितनी अधिक होगी उसका इलेक्ट्रॉन विभव उतना ही अधिक होगा। दूसरा आता है धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। अगर धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता कम है तो इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा होगा, सांद्रता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सांद्रता बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ने पर आयनन की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। सांद्रता जैसे बढ़ती है वैसे आयनन की क्षमता घट जाती है। जब आयनन की क्षमता घट जाएगी, आयन कम होंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन विभव भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विभव आयन की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। जितना ज्यादा आयन उतना अधिक इलेक्ट्रॉन विभव, जितना कम आयन उतना कम इलेक्ट्रिक विभव। सांद्रता बढ़ाई गई, आयनन की मात्रा घट जाएगी, आयनन की मात्रा घट गई तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हमारे इलेक्ट्रॉन विभव का मान घट जाएगा। तीसरा है तापक्रम, टेम्परेचर क्या प्रभाव डालता है हमारे इलेक्ट्रॉन पर, इसके बारे में जानते हैं। टेम्परेचर काम क्या करेगा, जब टेम्परेचर को दिया जाएगा तो टेम्परेचर का मिलने से क्या होगा, टेम्परेचर मिलने से आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया आयनन की मात्रा बढ़ी और जहां आयनन मात्रा की बढ़ी वहां पर इलेक्ट्रॉन विभव का मान बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक आप लोग जान गए कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु की छड़ और विलयन के विभव के अंतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तीन कारक है। पहला कारक क्या होता है, चालक की प्रकृति, दूसरा कारक धात्विक आयन की सांद्रता और तीसरा कारक होता है तापक्रम। इन तीनों पर इलेक्ट्रोड विभव का मान निर्भर करता है। अब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग इंडिकेट करते हैं ई से, ई सेल, ई से इलेक्ट्रोड विभव को इंडिकेट किया जाता है, ई सेल लिखा जाता है। और अब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये भी 2016, 18 और 25 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। 16, 18 और 25 में क्वेश्चन आ चुका है। सुदर्शन बैच का मतलब क्या है, सुदर्शन बैच का मतलब है कि आपको उन क्वेश्चनों पर ज्यादा दिखाया जाए जो क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं और आप कम समय में कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हो। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि आपका 100% मार्क कैसे कम समय में ही आए। आप इसको देखते रहिए, बिल्कुल एकदम निडर होकर के आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर, अब यहाँ पर क्या हो गया, ताप को मान लिया गया, वहां पर ताप का कोई मान नहीं था, यहाँ पर ताप को मान लिया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, यानी जो धातु आयन की सांद्रता होगी, सांद्रता कितनी होगी, 1 मोलर होगी, के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी टेम्परेचर को कितना रखा जाए, टेम्परेचर को रखा जाए 25 डिग्री सेल्सियस, सांद्रता कितनी होनी चाहिए, सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। उस स्थिति में धातु के आयन जो आपका इलेक्ट्रोड है और विलयन के मध्य जो विभव का अंतर होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव में कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया था, इनको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या 25 डिग्री सेल्सियस बता दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर यही होता है 25 डिग्री सेल्सियस।
25 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस को अगर परम शून्य ताप में बदलेंगे तो क्या होगा, 273 प्लस 25 यानी कि 25 5 हो जाएगा 298 केल्विन। अब आप 25 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 298 केल्विन भी बोल सकते हो। अब आपका जो पदार्थ लिया गया है इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल है, और टेम्परेचर कितना रख दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। उस स्थिति में जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है उसी को क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे ई नॉट से दर्शाते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव व इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, इसको नेट्स समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। नेट्स समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। माना एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें यम पर n पॉजिटिव आयन आ गया है, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, n इलेक्ट्रॉन लिया, अब वो जो पदार्थ था वो किस में बदल गया, यम में बदल गया, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और इसमें बदल जा रहा है, किसमें, यम में बदल जा रहा है। तो नेट्स के अनुसार किसी ताप पर धात इलेक्ट्रोड यम और यम n प्लस के विभव ई और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता यम n प्लस में संबंध को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। हम लोग सीधे कह सकते हैं निर्णय समीकरण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। निर्णय समीकरण किसमें संबंध दर्शाएगा, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध दर्शाएगा। यहाँ पर देखिए नेट समीकरण E बराबर क्या होता है, नेट समीकरण E बराबर ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ। उसके बाद क्या होगा, लॉग 1 अपॉन यम पर एन प्लस। पहली चीज तो इसको जानो ये आया कहां से, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको देखिए आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग यम ई जो होगा हम लोग लिखेंगे क्या, ई बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ एलियन 1 अपॉन यम पर एन प्लस। और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, एलियन के बेस को अगर हमको लॉग में कन्वर्ट करना होगा, या लॉग मतलब एलियन को अगर लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा याद रखिएगा दोनों लेसन में आपको रासायनिक बलगतिकी भी मिलेगा ये। तो वहां पर हम लोग एक संख्या का सहारा लेते हैं 2.303 का, इसको याद रखे रहना। इसको बताया गया है बच्चों को कि ये संख्या कहाँ से आई, क्यों इसको ले आते हैं। तो सहारा लेते हैं तो हमारी जब उसका सहारा लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ। अब यहाँ जहाँ एलियन था वहां क्या हो गया, यहाँ एलियन था वहां लॉग हो गया, लॉग 1 अपॉन यम पर एन प्लस हो जाएगा। ये मान कहां से है, 2.303, ये मान आ गया है जब हम एलियन के बेस को किसमें बदलेंगे, लॉग के बेस में बदलेंगे तो इसका सहारा लेंगे। अब क्या होगा, आर टी यानी टी क्या है, टी है टेम्परेचर, और आर क्या है, आर क्या है, गैस स्थिरांक है, और इसी को आप लोगों ने पढ़ा था अभी, विलयन स्थिरांक बताए थे। और यन क्या है, यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई एटम जो होता है, कोई परमाणु, वो कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है या गेन कर रहा है, वही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यफ क्या है, यफ है फैराडे स्थिरांक। यफ क्या है, यफ है फैराडे स्थिरांक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करने के लिए चलेंगे इस पर, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आपका जो समीकरण बना उस समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या, E बराबर ई नॉट माइनस 2.303, उसके बाद आर टी अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन यम का एन प्लस। अब यहाँ आर की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, एन और एफ की वैल्यू रखेंगे, एन को छोड़ दिए एफ की वैल्यू रखेंगे। एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96500, ठीक है। टी बराबर 298
यानी कि जो उसका रूम का टेम्परेचर है, R बराबर गैस स्थिरांक। जब इसका मान रखा जाएगा तो हमको जो फार्मूला मिलता है वो फार्मूला क्या मिलता है, वो फार्मूला हमारा होता है E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान n log 1 अपान m का n प्लस मिल जाता है। देखो बच्चों, इसको सब पढ़ाया जा चुका है, ये हम लोग रिवीजन बैच पढ़ रहे हैं और रिवीजन बैच में हम लोगों का क्या उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य है 100% मार्क। अगर आपको कहीं आवश्यकता है, कहीं जरूरत है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तब। क्योंकि अगर आपको पूरा डीप पढ़ाना शुरू करेंगे और पूरा डीप पढ़ाएंगे तो आपकी परीक्षा की जो समय है बहुत कम है और उस कम समय में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, हमको ये चीज नहीं समझ में आया, उसके लिए आप कमेंट करके बताइए हमको, हम उसको सॉल्व करके देंगे। लेकिन आपको परीक्षा की तैयारी करना, रिवीजन बैच है, इस पे ध्यान देते रहिएगा। नहीं तो सोचिए कि सर जी बहुत तेज पढ़ा दे रहे हैं, समझ में नहीं है। अरे समझ में नहीं आ रहा, ये रिवीजन बैच है भैया, पढ़ने वाली बैच आप बच्चे पढ़ चुके हैं, उनको ये पढ़ाएंगे तो वैद्युत रसायन पढ़ाने में ही हमको 15 दिन लग जाएगा, तो और तैयारी कैसे करेंगे। सारे लेसन को रिवीजन करके देना है। अभी अब बहुत सारे लेसन पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में, अभी तो आप फिजिकल पढ़ रहे हो, फिर आ जाएगा इनऑर्गेनिक डी और एफ ब्लॉक, उसके बाद आ जाएगा उपशास्त्रीय यौगिक, फिर हम कार्बनिक में पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारा लोड है, इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको सॉल्व देते रहेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा मान, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा आगे सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। अभी आपको उसको ये क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको सॉल्व करा दिया। अभी निर्णय समीकरण को निकाल करके दिखाएंगे। सेल क्या होती है, एक वैद्युत रासायनिक सेल युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सेल कहलाती है। हमारे पास जो सेल है वो वैद्युत रासायनिक सेल है, इस पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा आता है। जो सेल आपकी है, आपके पास जो सेल है वो कौन सी सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल है। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, इस पे ध्यान दीजिएगा। वह युक्ति अथवा साधन, वह युक्ति अथवा साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाती है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इसको गैल्वेनिक, दो वैज्ञानिक थे गैल्वेनिक और वोल्टा, उन्होंने बनाया था, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल। इसका काम क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। एक वैद्युत अपघटनी सेल होती है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और एक वैद्युत रासायनिक, दोनों में अंतर जान लीजिए। यहाँ पर वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। वैद्युत अपघटनी सेल क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और वैद्युत रासायनिक सेल का कार्य क्या होता है, वैद्युत रासायनिक सेल का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। अब यहाँ पर हम इसका नाम क्या रखे हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। इसका नाम पूछा था गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल काहे नाम पड़ा, तो वैज्ञानिक थे गैल्वेनिक और वोल्टा, उन्होंने इसको बनाया था, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टीय। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर हमारा क्या है, ये रसायन है और इससे क्या है, वैद्युत प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसमें समझ जाइए कि वैद्युत रासायनिक सेल का कार्य क्या है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। अब हम लोग चलेंगे, शुरुआत करेंगे जो वैद्युत रासायनिक सेल आपकी है डेनियल सेल, इसके बारे में पढ़ते हैं। डेनियल सेल की संरचना, डेनियल सेल होती क्या है, डेनियल ने बनाया था, ये एक प्रकार की गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल है। यह एक प्रारूपिक गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल है और इसको डेनियल ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों के पास डेनियल सेल में होता क्या है, दो पात्र होता है, ये पहला पात्र है और ये दूसरा पात्र है। दोनों दो पात्र को लेते हैं, एक पात्र में हम लोग क्या भरते हैं, जिंक सल्फेट। अभी आपको बताए थे जिस धातु का इलेक्ट्रोड होता है उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो जिसमें जिंक सल्फेट को भरते हैं, दूसरे वाले पात्र में क्या भर देते हैं, कॉपर सल्फेट को भर देते हैं, यही होता है लवण, यही होता है लवण। अब इसमें क्या करेंगे, पहले पात्र में क्या करेंगे, पहले वाले पात्र में हम लोग इसका जो लवण है इसका धातु क्या है, इसका धातु जडेन है, जडेन को डाल देते हैं। दूसरे वाले पात्र में क्या करेंगे, जो लवण है उसका धातु क्या है, उसका धातु कॉपर है, कॉपर को डाल देते हैं। यानी पहले वाले पात्र में हमने जिंक की प्लेट को, राड को डाल दिया, और दूसरे वाले पात्र में कॉपर की राड को डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, साल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे भी कुछ रहेगा, साल्ट ब्रिज का कार्य बताइए।
साल्ट ब्रिज में कौन सा पदार्थ भरा हुआ होता है? साल्ट ब्रिज में तो पोटेशियम सल्फेट भरा होता है और इसमें एगार एगार या जिलेटिन लगा होता है। एगार एगार या जिलेटिन लगा होता है। एगार एगार क्या होता है? एक लाल समुद्री शैवाल होता है, उसी से इसको प्राप्त किया जाता है एगार एगार को। इसको हम लोग चाइना डिश भी बोलते हैं। एगार एगार को या चाइना डिश भी बोला जाता है इसको। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि साल्ट ब्रिज का कार्य बताइए। साल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है? साल्ट ब्रिज का तो मेन कार्य होता है सेल की के परिपथ को पूरा करना और सेल की विद्युत उदासीनता बनाए रखना। दो कार्य होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जो राड जिंक की धातु राड है, ये किसका कार्य करेगी? एनोड का कार्य करेगी। अभी आपको बताए थे भैया, एनोड पर वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? पॉजिटिव, और कैथोड पर क्या होता है? नेगेटिव। किस सेल में? वैद्युत अपघटनी सेल में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। हमेशा सेल बनाइएगा तो एनोड को कहाँ रखिएगा? लेफ्ट साइड में। एक ट्रिक याद रखिएगा, ALON सेल में। ए से एनोड, ओ एल से लेफ्ट साइड में, ओ से ऑक्सीडेशन, एन से नेगेटिव चार्ज। एलोन से याद रखे रहिएगा, डेनियल से बनाना आसान हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि एनोड पर कौन सा चार्ज होगा। एनोड ए से क्या हो गया? एनोड हो गया। एनोड को हमने कहाँ रखा है? लेफ्ट साइड। एन से लेफ्ट साइड में रखा है। अब एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? कंफ्यूजन होता है कि एनोड पे ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा। तो ओ से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और एनोड पर कौन सा चार्ज होगा? ये भी कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो इससे याद रखे रहेगा, एन से नेगेटिव चार्ज। यानी कि एलोन अगर शब्द है तो आपको पता चल जाएगा उसको डेनियल सेल के बारे में कि एनोड जो है वो कहां पर है? लेफ्ट साइड में है। एनोड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीडेशन क्रिया होगी। क्यों होगी उसको समझिए। इस पे माइनस चार्ज आता कहां से, इसको हम थोड़ा जानते हैं। ये जिंक की प्लेट है, यहाँ Zn है, Zn है, Zn है, Zn है। अब जब हम लोग इसमें क्या करेंगे? साल्ट ब्रिज को लगाएंगे। साल्ट ब्रिज लगाने के पहले नहीं, साल्ट ब्रिज को जैसे लगाएंगे वैसे क्या होगा, जो Zn की धातु है इसमें से Zn डबल प्लस के रूप में जिंक आयन जो होंगे वो विलेन में जाने लगेंगे, विलेन में जाने लगेंगे। अब विलेन में चले जाएंगे तो इस प्लेट पर क्या आ जाएगा भाई? Zn कहीं से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर क्या आता है? कहीं से इलेक्ट्रॉन Zn आयन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा। Zn आयन Zn डबल प्लस जा रहा है, यानी Zn प्लस जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। किस पर छोड़ के जा रहा है? प्लेट पर छोड़ के जा रहा है। और जब प्लेट पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इस प्लेट पर भी क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। याद रखे रहना, इस प्लेट पर क्या होगा? माइनस चार्ज। अब इसमें माइनस चार्ज आया कहां से, इसको समझना है जरूरी। Zn की प्लेट है, फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, Zn की ये प्लेट है और जब हम लोग साल्ट ब्रिज से जोड़ेंगे तो Zn की प्लेट होगी क्या? Zn के प्लेट अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भगेगी। इलेक्ट्रॉन छोड़ के भगेगी, कहीं से इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए Zn है, Zn पर डबल प्लस कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के Zn डबल प्लस के रूप में विलेन में चला जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा और विलेन में क्या हो जाएगा? Zn डबल प्लस हो जाएगा। इसी के कारण जो ये आपका एनोड होता है, इस एनोड पर माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धीरे धीरे किधर की तरफ होने लगेगा? कैथोड की तरफ होने लगेगा। तो एक चीज और इसमें याद रख रहना है कि जिधर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा और धारा के प्रवाह की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है डेनियल सेल में। डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से होता है? एनोड से कैथोड की तरफ होता है। और धारा का प्रवाह कहां से होता है? कैथोड से एनोड की तरफ होता है। इतना याद रखे रहिएगा। अब यहां पर देखना कि Cu पर क्या है, ये प्लेट क्यों पॉजिटिव हो गई है? क्यों इसमें पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है? कॉपर सल्फेट में कॉपर डबल प्लस है और ये कॉपर डबल प्लस क्या होगा? जा करके इकट्ठा होगा कहां पर? इस प्लेट पर। जैसे मान लीजिए कहीं पर शादी है और शादी में बाराती लोग जा रहे हैं, तो बाराती लोग आएंगे तो उनकी अगवानी करने के लिए कौन आएगा? घराती लोग आएंगे फूल माला लेकर के। भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, हमको क्या करना है? उनकी सेवा करने के लिए किसको भेजना है? प्लस चार्ज को भेजना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। अब उस इलेक्ट्रॉन को
प्लस चार्ज को भेज करके इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रेशन करते रहे, न्यूट्रल करते रहे, भाई आवेश का को न्यूट्रल करते रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल प्लस Cu डबल प्लस कहाँ चला जाएगा, इस प्लेट पर चला जाएगा। और जब प्लेट पर चला जाएगा इस पर Cu डबल प्लस यानी कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसीलिए देखो ध्यान कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके कारण होता है, कॉपर सल्फेट विलयन से Cu डबल प्लस रिलीज होकर के कहाँ आ जाता है, इस इलेक्ट्रोड पर आ जाता है। इसी के कारण वो Cu डबल प्लस के कारण कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर प्लस चार्ज आ जाता है। और एनोड पर जिंक सल्फेट में यानी Zn जो होता है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके कहाँ चला जाता है, इसमें विलयन में चला जाता है। इसी के कारण इस प्लेट पर क्या होता है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज समझ में आई, अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं अच्छे से समझ में आई तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डेनियल। और ज्यादातर बच्चे क्या किए हैं, ज्यादातर बच्चे प्रयोगात्मक परीक्षाओं में जो चार्ट बनाए हैं उस पर डेनियल सेल ही बनाया गया है। लेकिन बच्चों से जब वाइवा में पूछा जाता है कि बताओ मेरे बेटा इस पर क्या हुआ, एनोड पर वो माइनस चार्ज क्यों आया, तो बच्चे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए कि कैथोड पर प्लस चार्ज क्यों आया, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हाई स्कूल में वो पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, क्योंकि हाई स्कूल में वैद्युत अपघटनीय सेल थी। और एनोड पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। यहाँ पर आपका उल्टा हो गया, एनोड पर माइनस चार्ज हो गया और कैथोड पर प्लस चार्ज हो गया। लेकिन कारण क्या है एनोड पर माइनस चार्ज और प्लस कैथोड पर प्लस चार्ज होने का, एनोड पर माइनस चार्ज होने का कारण देखिए एक लास्ट बार कि यहाँ पर जो एनोड बना हुआ है किसका बना हुआ है, एनोड हमारा जो है वो किसका है, एनोड हमारा है वो जिंक का है, एनोड जिंक का एनोड है। अब क्या होगा, जब हम लोग उसमें ये जिंक का एनोड क्या करेगा, यहां से Zn डबल प्लस रिलीज होगा। Zn डबल प्लस जैसे ही लवण में डूबेंगे Zn डबल प्लस किसमें आने लगेगा, लवण में आने लगेगा, लवण में आने लगेगा। अब ये कुछ छोड़ करके वहां से आ रहा है, क्या छोड़ के आ रहा है, प्लस कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए Na है, Na प्लस कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तब। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर डबल प्लस कब बनाएगा, जब दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तब। यानी कि ये डबल प्लस कब निकल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को वहां छोड़ करके आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ये अधिक हो गया है और इस पर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो इस क्षण पर भी माइनस चार्ज हो जाएगा। और जब क्षण पर माइनस चार्ज हो जाएगा तो क्षण ऋण आवेशित हो जाएगी, और ऋण आवेशित हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को भेजना शुरू करेगी। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी, इधर एनोड से कैथोड की तरफ हो जाएगी। दूसरे स्टेप में इधर वाले पात्र में चलते हैं, यहाँ कॉपर सल्फेट है, ये Cu डबल प्लस के रूप में है। जब Cu डबल किसका कारण क्या है इन दोनों का, ये साल्ट ब्रिज Cu डबल प्लस के रूप में जब आया तो Cu डबल प्लस ज्यादा हो गया, तो Cu डबल प्लस कहाँ आकर के इकट्ठा होता चला गया, Cu डबल प्लस विलयन में जब बहुत ज्यादा हो गया तो Cu डबल प्लस विलयन से इस क्षण पर आकर के इकट्ठा होने लगा। क्यों इकट्ठा होने लगा कि भैया उधर से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इधर हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की अगवानी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बुलाने के लिए, एक लॉलीपॉप देने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लॉलीपॉप मतलब होता है क्या, लालच। केमिस्ट्री में भी सब स्वार्थी होते हैं, पूरा एटम स्वार्थी होता है। दुनिया की तरह ये भी स्वार्थी होते हैं, जैसे दुनिया स्वार्थी है वैसे ये भी स्वार्थी होते हैं। इनका जहां स्वार्थ रहेगा वहां ये मिल लेंगे, जहां इनका स्वार्थ नहीं है वहां ये किसी से पूछने वाले नहीं है। जैसे आप लोग छोटा सा एग्जांपल लीजिए, Na और K एक दूसरे का कहीं स्वार्थ नहीं है, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि Na को भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, इसका स्वार्थ है, K को भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, इसका भी स्वार्थ है। अतः ये स्वार्थी होने के कारण एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। लेकिन यही Na है वो Cl के साथ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि Na का स्वार्थ है क्या, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का, और Cl का स्वार्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। Cl को इलेक्ट्रॉन चाहिए, Na को इलेक्ट्रॉन देना उसके पास ज्यादा है। अब ये दोनों लोग स्वार्थवश रिश्ता बना लेंगे अपना। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन देंगे, एटम का दिल क्या होता है, एटम का दिल होता है इलेक्ट्रॉन। दिल जो होता है वो हमेशा कहीं स्थिर नहीं रहता है, दिल इधर उधर लगाए रहते हैं, घूमता रहता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, कभी स्थिर रहता है नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं तो स्थिर रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जैसे दिल इधर उधर लगा रहता है, कहीं एक जगह दिल नहीं लगता है, वैसे इलेक्ट्रॉन
एक जगह रह नहीं सकता। अब ये दिल दे चुका, भाई दिल देने वाला है तो दिल लेने वाला चाहिए भाई। जब तक दिल नहीं देने वाला है तो दिल लेने वाला भी तो चाहिए। और दिल देने वाला खूब बड़ा, बहुत बड़ा दिल है। हम तो किसी से भी दिल दे सकते हैं, लेकिन कोई दिल लेने वाला ही नहीं है। उसका एक तरफा हो जाएगा तो भैया उसको, या तो भैया आत्महत्या करे, कुछ भी करे, उससे नहीं मतलब है। हमको यहाँ एटम के ऊपर देखना है। तो यहाँ पर एन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर निगेटिव आएगा, दोनों लोग हो जाएंगे न्यूट्रल और दोनों मिलकर के खुशहाल जीवन बिताएंगे Cl। अब यहाँ पर भी वही होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन उसकी अगवानी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, लेने के लिए कोई चाहिए। वो कौन चाहिए, पॉजिटिव आयन चाहिए। अब पॉजिटिव आयन चाहिए तो कौन सा पॉजिटिव आयन रहेगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से Cu डबल प्लस। अब Cu डबल प्लस आकर के इस पे इकट्ठा हो जाएगा, प्लस के इकट्ठा होने का एनोड, कैथोड पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एनोड पर क्या रह जाता है, नेगेटिव चार्ज। यही हमारी कहानी किसकी होती है, डेनियल सेल की होती है। इसमें साल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है, साल्ट ब्रिज का कार्य होता है परिपथ को बनाना, पूर्ण करना, और दूसरा होता है परिपथ की विद्युत उदासीनता बनाए रखना। क्वेश्चन आ जाए कि बोर्ड में कि डेनियल सेल में जो आपका साल्ट ब्रिज है उसका कार्य बताओ, तो पहला कार्य क्या होगा, परिपथ की उदासीनता बनाए रखना, यानी सेल की उदासीनता बनाए रखना और विद्युत परिपथ को पूर्ण किए रहना। तो ये इसमें, अब इसमें पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के प्रवाह होता है समानुपाती, यानी समान दिशा में या उल्टी दिशा में। तो याद रखे रहना, जिधर से इलेक्ट्रॉन आएगा उधर से धारा नहीं आएगी, जिधर से इलेक्ट्रॉन आएगा उधर से धारा नहीं आएगी, जिधर से इलेक्ट्रॉन आएगा उधर से उधर को धारा जाएगी। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन आता है और कैथोड से धारा जाती है, यानी कि कैथोड की तरफ से धारा जाती है और एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन आता है। अब ये हमारी क्या हो गई, एक डेनियल सेल हो जाती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, ऑक्सीडेशन में बताए ना, ऑक्सीडेशन में ध्यान दिए रहना। ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जब कोई, जैसे एन है, एन क्या करेगा, एन इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जाए वही होता है ऑक्सीकरण। जहां से इलेक्ट्रॉन जाए, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से जा रहा है, अतः एनोड पर कौन सी क्रिया होगी, अतः एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। दिल देने की क्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर क्या होगा, एन एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और बना लेगा धनायन। यानी कि अगर कोई परमाणु जो है वो जीरो अवस्था में है और +1 अवस्था में पहुंच गया, तो कौन सी अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण संख्या पढ़ेंगे आप लोग। तो जीरो अवस्था से +1 अवस्था में पहुंच गया तो वहां पर होता है ऑक्सीकरण। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आज आप सीख लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कोई एटॉम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को भेजता है, इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, तो उस एटम का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है या कोई क्षण इलेक्ट्रॉन को लेती है। अब ये क्षण क्या है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव क्षण क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ले रही है, और इलेक्ट्रॉन को ले रही है तो वहां पर होगा अब चेंज। जैसे Cl क्या है, Cl है, अब एक इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लेता है तो Cl माइनस बन जाता है। अब Cl का Cl माइनस में क्या हो रहा है, अब चयन हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को देने की क्रिया ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन को लेने की क्रिया चयन। ये जान लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग जब सेल बनाएंगे ना, सेल अपक्रिया, तो वहां पर पूछा जाएगा कि डेनियल सेल में या किसी भी सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, और अपचयन कहाँ होता है, अपचयन होता है कैथोड पर। डेनियल सेल में भी हो रहा है, ऑक्सीकरण एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। आपको ऐसे बता दिए थे एलोन शब्द से। आगे शुरुआत होती है, आगे चर्चा होती है हम लोगों की डेनियल सेल की सेल अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डेनियल सेल की सेल अपक्रिया और सेल विभव। डेनियल सेल का सेल विभव निकालिए। डेनियल सेल में क्या होगा, आपको डेनियल सेल में दिखाई पड़ रहा है Zn क्या कर रहा है, Zn इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, और Zn डबल प्लस के रूप में जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जाने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अब यहां देखिए
Zn की प्लेट सॉलिड अवस्था में थी और Zn क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला गया Zn डबल प्लस में। यहाँ पर इसकी अवस्था शून्य थी, यहाँ पर इसकी अवस्था +2 हो गई। अब जिंक का Zn डबल प्लस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण क्रिया किस इलेक्ट्रोड पर होती है, एनोड पर होती है। दूसरी चीज कैथोड पर चलते हैं हम लोग। Cu डबल प्लस था, Cu डबल प्लस जो जाके छत पे इकट्ठा हुआ था, उसने जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो क्या करेगा, गेन कर लेगा 2e माइनस। ये दिल दे दिया है, वो दिल ले लिया है, ठीक है। ये धनायन बना लिया है, वो ऋणायन हो गया, वो ऋणी हो, ये धनी हो गया, वो ऋणी हो गया। भाई धनायन था वो अब न्यूट्रल हो गया। भाई हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ही हम क्या किए थे, धनायन बनाए थे। आज हम क्या करेंगे, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अपनी अवस्था में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो Cu डबल प्लस होगा, Cu पर डबल प्लस होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर किस में आ जाएगा, Cu के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर कितना प्लस है, 2, यहाँ पर कितना प्लस वो है, संख्या है 0। अब यहाँ पर देखिए +2 से क्या हो रहा है, 0, यानी अवस्था में कमी, धनायन में कमी। और धनायन में कमी को क्या बोलते हैं, अपचयन। तो अपचयन की क्रिया कहाँ होती है, कैथोड पर होती है। तो यहाँ पर मालूम हो गया ना, डेनियल सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया, डेनियल सेल में ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ होती है, एनोड। डेनियल सेल किसी भी रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ होती है, एनोड पर, और अपचयन की क्रिया कहाँ होती है, कैथोड पर होती है। अब डेनियल सेल का सेल विभव निकालना होता है, डेनियल सेल का सेल विभव। तो सेल विभव ई सेल बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर एक अब क्रिया समझिएगा, कैसे जानेंगे कि हम कैथोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, पहले लिख दिया एनोड, फिर लिखा कैथोड। एनोड क्या है, कापर है, कापर क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा, Cu डबल प्लस। यहां पर क्या हो गया, सॉरी एनोड जिंक है, एनोड क्या है, जिंक है। एनोड आपका किसका है, जिंक का है। Zn क्या करेगा, Zn इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और डबल प्लस के रूप में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। कापर क्या कर रहा है, कापर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कापर में बदल रहा है। कापर में बदलने की क्रिया क्या होती है, आपको चयन होती है। अब यहाँ पर देखिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पर कौन जा रहा है, कापर, कापर कैथोड पे जा रहा है, और एनोड पर कौन जा रहा है, जिंक। अब कैथोड का सेल विभव देखा जाए, फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पे कौन जा रहा है, कापर, कापर का सेल विभव माइनस जिंक का सेल विभव। कापर का सेल विभव कितना होता है, Cu डबल प्लस Cu बराबर होता है +0.34, कितना होगा, +0.34। अब यहाँ पर Zn डबल प्लस Zn ई सेल का मान होता है, ई सेल बराबर होता है -0.76। अब कैथोड पर किसका हो रहा है, अपचयन, तो कैथोड वाले का मान रखो। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, उसका मान रखो। मान रखा गया तो हमारा मान कितना आ गया, +1.10 वोल्ट। अब +1.10 वोल्ट आ गया। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी सेल में कोई स्वतः क्रिया होनी होती है तो सेल विभव का मान हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर किसी सेल में स्वतः सेल अभिक्रिया करानी है तो सेल विभव का मान हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो हमने डेनियल सेल पढ़ा, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, एक तो आता है भैया, जैसे एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल है, Zn एक्वस में है, इसके बाद सेल बन गई, Zn एक्वस में है, Cu सॉलिड में है। इनका सेल विभव दिया गया है, कह रहा सेल अभिक्रिया लिख करके और सेल का सेल विभव, इनका अपचयन विभव दिया गया है और कह रहा सेल अभिक्रिया लिख करके सेल का सेल विभव निकालिए। तो सेल अभिक्रिया लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना क्या हो रहा है, Zn किसमें बदल से क्या हो रहा है, Zn पर Zn हो रहा है और Cu से क्या हो रहा है, Cu हो रहा है। अब यहां होगा क्या,
Zn जो है ये Zn SO4 जो है टूटेगा Zn पर डबल प्लस और SO4 पर डबल माइनस, और जो CuSO4 है ये टूटेगा Cu पर डबल प्लस और किस पर SO4 पर डबल माइनस, यानी सल्फेट आयन में ही रह जाएगा। और जब सल्फेट आयन में रह जाएगा तो इस पर सल्फेट आयन जो है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये Zn निकालेगा वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके सल्फेट आयन को दिया रहेगा। अब ये क्या करेगा, कापर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा किससे, सल्फेट आयन से, 2e पर माइनस, तब Cu में बदला होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण हो गई, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन हो जाएगी। ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ऑक्सीकरण होता है किस पर, ऑक्सीकरण होता है हमारा भैया एनोड पर। तो ये अब क्रिया किसकी हो जाएगी, एनोड की हो जाएगी, और ये अब क्रिया किसकी हो जाएगी, कैथोड की हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे 2e कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Zn प्लस ZnSO4 गया था तो फिर ले लो CuSO4 कीप्स आउट Cu प्लस ZnSO4, हमारी ये सेल अपक्रिया हो जाएगी। अब इस सेल अपक्रिया का सेल विभव निकालना होगा, तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। कैथोड पर किसका अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन और किसका हो रहा है, कापर का। तो कापर के सेल विभव का मान ई कैथोड के स्थान पर रखिए, कापर का सेल विभव कितना है, प्लस 0.34, माइनस एनोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। तो यहाँ पर रखिएगा माइनस कितना दिया है, 0.74। अब इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो मान आ जाएगा क्या, प्लस 1.10 वोल्ट, ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे चेंज किया जाता है, यहाँ कोई चीज सेल पदार्थ रखा जा सकता है, मान लीजिए यहाँ Ag हो सकता है, यहाँ Mg हो सकता है, जो भी हो, Mg हो, Mg डबल प्लस में आएगा, यानी MgSO4 में आएगा, डबल प्लस में आएगा तो ऑक्सीकरण होगा, कोई दूसरा पदार्थ होगा तो उसका अपचयन होगा। जिसका अब ये पता कर लेना ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है हमेशा एनोड पर, और अपचयन कहाँ हो रहा है, अपचयन होता है कैथोड पर। दोनों का मान रख करके आप कोई भी सेल अपक्रिया दी जाएगी, सेल दी जाएगी, उसका सेल अपक्रिया निकाल करके अपचयन विभव आप लोग उसका और ऑक्सीकरण विभव देख करके निकाल सकते हैं। आगे बात आती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे तुलसी सुर कबीर बिहारी कहावत थी, उनसे बोर्ड परीक्षा हारी, वैसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी को तो भूला ही नहीं जा सकता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को हम भुला नहीं सकते हैं, बोर्ड वाला इसको भुला नहीं सकता। उसके दिमाग में जहन बैठा है पेपर बनाने वाले के कि भैया अब हमको तो एक तो इस क्वेश्चन देना है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी देना ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देना ही है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी धात्विक व अधात्विक, आपको ज्यादातर इसमें धातु मिलेगी, अधातु में और क्या क्या आएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसीलिए इसको हम लोग अधात्विक शब्द भी दे देते हैं। धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को यहाँ अपचयन विभव माना जा सकता है। उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसको वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा तो बड़े अच्छे से निडर होकर के लिखिए कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, धात्विक व अधात्विक तत्वों को, धातु भी रहेगा और अधातु भी रहेगा, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा चुके, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसको वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आप देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Li कुछ तत्व को रख दिया गया, Li के Ba Ca Na, यहाँ पर Li वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका मान सबसे अधिक ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होगा तो अपचायक होगा, और धनात्मक होगा तो जान लीजिए उसकी अपचायक क्षमता कम होगी, ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी। अगर ऋणात्मक मान में कमी आ रही है तो अपचायक क्षमता में कमी, धनात्मक मान में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकारक क्षमता में वृद्धि, इसको याद रखे रहिएगा। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हम लोग क्या जाने कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता
है। आगे होती है चर्चा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग और लक्षण भी पूछा जाएगा। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में के लक्षण में क्या होता है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता में वृद्धि होती है। तत्वों की अपचय क्षमता जो होती है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। जैसे सबसे ऊपर कौन है, एलाई है। एलाई सबसे प्रबल अपचायक होता है। अपचायक किसे कहते हैं, अपचायक क्या होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो क्रिया होती है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को देने की क्रिया होती है ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ अपचायक होगा। जो जितनी तेजी से ऑक्सीकृत होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। यानी कि किसी के इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा क्षमता तो प्रबल अपचायक होगा, और किसी के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होगी तो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जैसे कहा जाता है क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीकारक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होती है। हाइड्रोजनों का होता है अपचयन, लेकिन पदार्थ होता है ऑक्सीकारक। क्रिया होगी अपचयन, होगा पदार्थ ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया होती है ऑक्सीकरण, पदार्थ होगा अपचायक। तो अपचायक क्षमता में कमी आती है। अगर किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो अपचायक क्षमता घटेगी, और वो नीचे से ऊपर चलेंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ेगी। अपचायक क्षमता, एक चीज और रखिएगा, अपचायक क्षमता घटेगी तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अपचायक क्षमता घटेगी तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, और अपचायक क्षमता बढ़ती है तो ऑक्सीकारक क्षमता घटती है। तो लिथियम जो है प्रबल अपचायक है, लेकिन ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। अपचायक जो प्रबल होंगे ऑक्सीकारक दुर्बल होंगे, और अपचायक जो दुर्बल होंगे वो ऑक्सीकारक प्रबल होंगे। दूसरा है हाइड्रोजन से ऊपर तत्व अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। जैसे कहा जाए निम्न अपक्रिया को बताइए कि क्या अपक्रिया संभव है। CuSO4 प्लस Cu प्लस H2SO4, Mg प्लस H2SO4, Fe प्लस H2SO4, 2Na प्लस H2SO4, Ag प्लस H2SO4। इसमें कौन कौन सी अपक्रिया संभव है, कौन कौन सी अपक्रियाएं हो सकती हैं। कह रहा है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्व अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करते हैं। मतलब कि अब आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे है, अतः हाइड्रोजन का को ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। यानी जो ज्यादा क्रियाशील चीजें हैं वो कम तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्वों का विस्थापन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम क्रियाशील तत्व है वो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील तत्वों का विस्थापन कर देते हैं, लेकिन जो कम क्रियाशील है वो ज्यादा क्रियाशील तत्वों का विस्थापन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिएगा, आपके यहाँ विद्यालय में प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं। आप क्लास में बैठे रहते हो, आपके क्लास में कोई टीचर आता है तो आप क्या हो जाते हो, खड़े हो जाते हो। क्यों खड़े हो जाते हो, सम्मान में खड़े हो जाते हो। टीचर का पद बड़ा समझते हो, बच्चे का पद छोटा होता है तो आप सम्मान में खड़े हो जाते हो। अभी वही टीचर ऑफिस में जाता है, कहीं क्लास में बैठा हुआ प्रिंसिपल आते हैं तो टीचर खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल का पद जो होगा वो टीचर से बड़ा होगा। लेकिन क्या आपकी क्लास में टीचर चेयर पे बैठा है, आप आओगे, बच्चे आएंगे तो क्या टीचर खड़ा हो जाएगा, या ऑफिस में प्रिंसिपल बैठे हैं अब जब टीचर जाते हैं तो क्या प्रिंसिपल खड़े हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका पद बड़ा है। इसका मतलब जो ज्यादा क्रियाशील है वो हाइड्रोजन को हटा देते हैं, कम क्रियाशील वाले को हटा देते हैं, लेकिन कम क्रियाशील ज्यादा क्रियाशील को हटा नहीं पाता है। सारणी में कॉपर और Ag का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अतः ये अब क्रियाएं संभव नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः यह अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करके क्या बना देता है, MgSO4 बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसमें क्या होता है, दूसरे आयरन में भी Fe क्या करेगा, Fe यहाँ पर H2SO4 से क्रिया करके FeSO4 बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अभी आप लोग काम करिए,
H2SO4 को लेकर के लोहे के डिब्बे में रख दीजिए, क्या रखा जा सकता है? नहीं रख सकते हैं। कि तेजाब यानी H2SO4 को कभी भी हम लोग लोहे के डिब्बे में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि H2SO4 आयरन से, लोहे से, Fe से क्रिया करके क्या बना लेता है? FeSO4 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यानी ये क्रिया संभव है। सोडियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, सोडियम भी हाइड्रोजन से वो उसका अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर देता है। चल भैया क्या होगा? Na2SO4 और निकल क्या जाएगा? H2। लेकिन ये दोनों नहीं कर सकते हैं, ये भी एक लक्षण होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या बात होती है? कह रहा अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव में संबंध। अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव में संबंध, यानी कि अपचायक और ऑक्सीकारक, यानी प्रबल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक में क्या संबंध होता है? कैसे जानेंगे कोई प्रबल अपचायक होगा, कैसे जानेंगे कोई प्रबल ऑक्सीकारक होगा? जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह तत्व उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अपचयन विभव को ऋणात्मक, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना ही अधिक होगा वह तत्व उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा तत्व उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जैसे कहा जाए -2.30 प्लस 2.30, इसमें कौन सा ज्यादा है? तो प्लस वाला ज्यादा है, अपचयन विभव ज्यादा है। जब अपचयन विभव ज्यादा है तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। दूसरी घटना क्या घट रही है? जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है उतना प्रबल अपचायक होता है। जैसे कह दिया जाए हमारे पास 4 तत्व है ABCD, एक का अपचयन विभव कितना है? एक का अपचयन विभव है -2.30 वोल्ट, एक का अपचयन विभव है -1.80 वोल्ट और एक का अपचयन विभव कितना है? प्लस 0.70 वोल्ट है और एक का है प्लस 2.30 वोल्ट है। अब इसमें से पूछ लिया आपसे कौन सा प्रबल अपचायक होगा और कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक, या प्रबल अपचायक पूछ सकता है या प्रबल ऑक्सीकारक पूछ सकता है। कह सकता है बेटा ये बताइए इन चारों में कौन सा तत्व प्रबल अपचायक होगा? तो आप क्या कह रहे हो? जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा उस तत्व का वो तत्व उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अपचयन विभव अधिक होगा वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा और जिसका जितना कम होगा उतना ही प्रबल अपचायक होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका अपचयन विभव सबसे कम है, यहाँ पर सबसे कम अपचयन विभव किसका है? -2.30। इस तत्व ये तत्व जो होगा ये प्रबल अपचायक होगा क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव क्या है? सबसे कम है। अगर कहेगा इन चारों में प्रबल ऑक्सीकारक ढूंढिए तो इन चारों में प्रबल ऑक्सीकारक कैसे ढूंढेंगे? प्रबल ऑक्सीकारक जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा वो तत्व उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। किसका सबसे अधिक मानक अपचयन विभव है? मानक अपचयन विभव इसका सबसे अधिक है, अतः यह तत्व सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यानी हमको अगर किसी का अपचयन विभव दिया जाए तो उसके आधार पर हम लोग प्रबल और दुर्बल ऑक्सीकारक और अपचायक को ज्ञात कर सकते हैं। आगे आता है विस्थापन का नियम कि कोई तत्व कैसे किसी को विस्थापित कर सकता है। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया गया है क्या Li2SO4 प्लस आपको दे दिया जाए क्या Fe, तो क्या यह तत्व यानी FeLi को विस्थापित कर सकता है? क्या FeLi को विस्थापित कर सकता है? अब आप दिमाग लगाइए, कह रहा है कि श्रेणी भी आपको दिखा दी जाएगी, आपके किताब में होगा श्रेणी बनाना ट्रिक भी बताया गया था, श्रेणी बनाने का ट्रिक भी बताया गया है। अब रिवीजन बैच में हम श्रेणी भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो श्रेणी भी बना करके दिखा दी जाएगी, नहीं तो आप किताब से देख सकते हैं श्रेणी को। हम केवल बता दे रहे हैं आपको, बस आप किताब से देखिएगा। नहीं अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम ट्रिक के साथ पूरी श्रेणी आपको एक ट्रिक के साथ दे देते हैं कि पूरी श्रेणी कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे Li जो है सबसे ऊपर है, यानी कि इसका अपचयन विभव क्या होगा? अधिक ऋणात्मक होगा और
Fp का क्या होगा, कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि Li की अपचायक क्षमता ज्यादा है, Fe की अपचायक क्षमता कम है, अतः Fe जो होगा Li को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि Fe की क्रियाशीलता कम, अपचायक क्षमता कम, तो क्रियाशीलता कम है, Li की क्रियाशीलता ज्यादा है। कम क्रियाशील धातु ज्यादा क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है, लेकिन ज्यादा क्रियाशील धातु अगर यहीं पर हो जाए, क्या यहीं पर आपका हो जाता है FeSO4 और आज आपका आ जाता 2Li, ये तुरंत हो जाता क्या Li 2SO4 और आपका क्या मिल जाता Fe। ये विस्थापन क्रिया संभव है, लेकिन ये ऊपर वाली विस्थापन क्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि Fe जो है कम क्रियाशील धातु है, Li ज्यादा क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु है, ज्यादा क्रियाशील धातुओं को विस्थापित नहीं कर सकती है, लेकिन ज्यादा क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यही होता है आपके विस्थापन का नियम। आगे होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख अनुप्रयोग या उपयोग। किस वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या होता है, दो उपयोग पूछा जा सकता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण तथा दो उपयोग बताइए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके लक्षण बताना रहता है, दो उपयोग भी बताना रहता है। तो पहला उपयोग क्या है, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, वैद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के निर्धारण में, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का निर्धारण करना होगा तो किसका प्रयोग करते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग करते हैं। पहला उपयोग क्या होगा, EMF आपको निकालने को भी मिलता है। EMF का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल आपको क्रिया मिलेगी, उसका EMF निकालना होता है। तो EMF निकालने के लिए क्या करते हैं, हम तत्व को देखते हैं और तत्व के साथ साथ क्या आता है, तत्व के साथ साथ उसका विभव भी, अपचयन विभव भी देखा जाता है। उसी के आधार पर हम लोग EMF का मान निकाल सकते हैं। दूसरा कह रहा धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, हाँ इस पे भी क्वेश्चन आता है मेरे भैया, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। चलिए कैसे तुलना करते हैं आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपके पास कुछ धातुएं हैं, धातुओं को घटते हुए विद्युत धनी लक्षण के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ धातु है आपके पास, A है, B है, C है, D है, चार धातुएं हैं ABCD। A का जो मानक अपचयन विभव है वो कितना है, A का मानक अपचयन विभव है +0.80। B का मानक अपचयन विभव कितना है, B का है -1.60। C का कितना है, C का है -0.76 और D का कितना है, D का है +0.34 वोल्ट है। अब इनको क्या करना है, ध्यान विद्युतीय लक्षण के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें हमको क्या करना है कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है उस तत्व को क्या करना है, पहले रख देना है। किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है वो उतना ही क्रियाशील होता है। कॉन्सेप्ट याद रख रहिएगा, जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना ही कम होता है वो उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। अब आपका देखिए सबसे कम मानक अपचयन विभव किसका है, सबसे कम मानक अपचयन विभव है -1.66। अब -1, अच्छा ये सब ना देखो, ये ना -1 ये ना देखना क्या, तो 1.66 है, इसमें 0.76 है। अगर आपका मान देखिए जैसे तीन संख्या है, +1 +2 -2 0, चार संख्याएं आपके पास है। कोई पूछे कि सबसे कम मान किसका होगा, तो दिमाग में आ जा रहे भैया 0 का नहीं होगा, 0 का नहीं होता है। सबसे कम मान होता है माइनस में, अगर मान जितना ज्यादा होता है उसका मान उतना ही कम होता है। अगर माइनस में मान जितना ज्यादा उसका मान उतना ही कम, प्लस में मान जितना ज्यादा उसका मान उतना ज्यादा। जैसे -2 -200 -2000। अब आप बताइए किसका मान सबसे कम होगा, तो अभी आपको बताया क्या क्या कि माइनस में मान जितना, जिसका जितना ज्यादा उसका मान उतना ही कम होगा। माइनस में मान किसका सबसे ज्यादा है, -2000 का है, तो 2000 का मान सबसे कम होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है -2, वही हाल इसमें भी है। सबसे कम किसका मानक अपचयन विभव है, सबसे कम है मानक अपचयन विभव 1.66 का। जब 1.66 का मानक अपचयन विभव है तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। अब यहां ध्यान दो ना,
1.66, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा, सबसे अधिक क्रियाशील। उसके बाद उससे कम मान देखो, उससे कम ये वाला होगा, कम क्रियाशील। उसके बाद कौन होगा, इन दोनों में जो छोटा है ये वाला होगा, ये उसके बाद सबसे बाद में ये आएगा। यानी कि इसका जो क्रम बनेगा, सबसे पहले कौन आएगा, बी, बी के बाद कौन आएगा, सी, सी के बाद कौन आएगा, डी, और डी के बाद कौन आएगा, ए। ये क्रियाशीलता का कैसा क्रम है, घटता क्रम है। अगर इसी को बढ़ते क्रम में होना होता, बढ़ते क्रम में करना होता, तो हम लोग क्या करते, ए के बाद डी, डी के बाद सी, और सी के बाद बी हो जाएगा। यानी बढ़ते क्रम है क्रियाशीलता का, घटता क्रम है। देखो ये सबसे अधिक क्रियाशील ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, और सबसे कम ये है। याद रखिए, इसमें इतना याद रखना है कि अगर किसी तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होगा वो उतना ही अधिक क्रियाशील होगा, और मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम क्रियाशील होगा। आगे चर्चा होती है। विस्थापन अपक्रियाओं के कारण बताइए, विस्थापन अपक्रियाएं काहे होती हैं। दूसरा कह रहा कि विस्थापन अपक्रियाओं के कारण बताइए। प्रश्न हमारा क्या है कि लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, ऐसा क्यों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हो तो लोहा कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, ऐसा क्यों। अब आप चलो विद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर, और जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पर चलते हैं आप लोग, तो ये पाते हैं कि लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है। लोहा कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, ये लोहा कॉपर सल्फेट से मिलेगा, और जब कॉपर सल्फेट से मिलेगा तो क्या करेगा, चला जाएगा किसकी, कॉपर को। अब ये सल्फेट क्या करेगा, सल्फेट Fe के साथ जाएगा, यानी Fe ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील को भगाएगा। Fe ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील को भगाए। राज कौन करता है, वीरो भोगता वसुंधरा, जो वीर होता है वही धरती पे राज करता है। तो राज कौन करता है, जो ताकतवर होगा। कमजोरों को हटा दिया जाता है, कमजोर किनारे हो जाते हैं, ताकतवर आकर के वहां व्यवस्थित हो जाता है। जब ताकतवर आके व्यवस्थित हो जाए, कॉपर क्या है, कमजोर है। किसमें कमजोर है, क्रियाशीलता में कमजोर है, और वो भी एक तत्व है, ये ना कहने वो कमजोर, लेकिन क्रियाशीलता में कमजोर है। क्रियाशीलता में कमजोर है तो Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, बनेगा क्या, FeSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर अलग हो जाता है। तो ये पूछा जा रहा है ऐसा क्यों, तो आप बताओगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe क्या है, Fe का स्थान ऊपर है और कॉपर का स्थान क्या है, नीचे है। ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। विस्थापन अपक्रिया में होता क्या है, अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती है। इसी के कारण लोहा जो है, लोहे की छड़ को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा तो ये लोहा जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया करके क्या बना लेगा, कॉपर को अलग कर देता है, FeSO4, यानी विलयन यहाँ जो बन जाता है FeSO4 का बन जाता है। पहला तो क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा है, विस्थापन का मतलब जान लीजिए। विस्थापन यानी किसी को हटा करके वहां खुद व्यवस्थित हो जाओ। कोई बैठा हुआ है आपके सामने चेयर पर बैठा हुआ है, उसको हटा करके वहां जाओ, बैठ जाओ, वही होता है विस्थापन। कॉपर यहाँ बैठा हुआ है सल्फेट के साथ, तेरा मेरा साथ, कॉपर बड़ा खुश है, सल्फेट के साथ बैठा हुआ हंस मुस्कुरा रहा है, क्योंकि भाई अभी तो क्या है, ताकतवर है। फिर आता हुआ देखा Fe को, ओ Fe वहां से चल के आ रहा है, कॉपर का क्या हुआ भैया, दिल धक 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 करना शुरू हुआ, Fe तो हमसे ताकतवर है, अब ये हमारे सल्फेट को उड़ा ले जाएगा, हमारे सल्फेट को उठा ले जाएगा। अब हम क्या करें भैया, क्या कर सकते हो, जाएगा, सल्फेट जाना ही है क्योंकि वो ताकतवर है। Fe आपके सल्फेट को लेके जाएगा तो ले जाने दो। Fe क्या करेगा, फिर सल्फेट को उठा करके ले जाएगा, FeSO4 हो जाएगा। कॉपर अकेला तन्हा बेचारा रोता गाता बिलखता हुआ रह जाएगा, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कम है, वो क्रियाशील कम है तो वो अकेला ही रह जाएगा। दूसरी चीज यहां पर क्या होगा, प्रश्न है, कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्यों।
कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। क्यों? फिर वही कहानी भैया, कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर और सिल्वर में ध्यान दीजिएगा, कॉपर और सिल्वर में कॉपर जो है ज्यादा क्रियाशील है, सिल्वर क्या है, कम क्रियाशील है। अब क्या कह रहा है, धातु सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस Cu, AgNO3 का होल ट्वाइस कर सकते हो प्लस Cu। अब यहाँ पर क्या किया, होल ट्वाइस ना करो, कॉपर का कोई नाइट्रेट, कॉपर के दो नाइट्रेट बनते हैं AgNO3 क्यूप्रिस क्यूप्रस, तो यहाँ पर AgNO3 प्लस Cu। अब क्या बनेगा, CuNO3 प्लस Ag, CuNO3 का होल ट्वाइस कर दो यहाँ पर प्लस 2Ag। कहानी इसमें भी वही होगी, कॉपर की क्रियाशीलता ज्यादा है, Ag की क्रियाशीलता कम है। जब Ag की क्रियाशीलता कम है तो कॉपर आएगा और Ag को हटा करके विस्थापित कर देगा और Ag अलग हो जाएगा, कॉपर फिर NO3 के साथ हंसता मुस्कुराता रहेगा क्योंकि वो ज्यादा क्रियाशील है भाई, ज्यादा ताकतवर है, और ताकतवर है तो संसार पे राज वही करेगा। फिर कह रहा है तत्वों को घटती हुई सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, तत्वों को घटती हुई क्रियाशीलता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रियाशीलता, सक्रियता, जो ज्यादा सक्रिय धातु है उनको क्या करो, पहले रख दो, उसके बाद कम सक्रिय को, फिर कम सक्रिय को, फिर कम सक्रिय को। आपके पास कितने तत्व है, 4 है, ABCD 4 तत्व है, इनके इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन E0 के मान क्रमशः इतना है। A का मान कितना है, A का मान आपका है प्लस 0.40, B का मान कितना है, B का मान है माइनस 0.50, C का मान कितना है प्लस 0.10 और D का मान कितना है माइनस 1.30। अब हमको क्या करना है, कह रहा घटती हुई सक्रियता के अनुसार। अभी आपको बताए थे पहले ही, जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी की शुरुआत हुई उसके बाद हमने क्या बताया, जिसका मान सबसे कम वो वाला तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होगा। इसमें मान सबसे कम कौन किसका है, सबसे कम मान है डी वाले का, तो डी वाले की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। ये देखिए आपको मिल गया डी वाले की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम, सबसे कम मान, बार बार बता रहे हैं, सबसे कम मानक अपचयन विभव तो क्रियाशीलता ज्यादा, सबसे अधिक मानक अपचयन विभव तो क्रियाशीलता कम। यहाँ ढूंढ करके केवल रखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमने ढूंढा कि इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है, और जब सबसे कम है तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हमने ढूंढा इन तीनों में, चलो देखो किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। अच्छा, इन तीनों में इसके बाद सबसे कम, इसके बाद जो होगा उसको छोड़ के इसके बाद जो कम मानक अपचयन विभव वाला हो कौन होगा, इन तीनों में ये वाला हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये वाला आ गया। अब इन दोनों में कौन छोटा है, इन दोनों में ये वाला छोटा है, इसका मानक अपचयन विभव कम है, ये C नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाले पे आ जाएगा, ये वाला सबसे बाद में आ जाएगा, यानी इसकी क्रियाशीलता सबसे कम, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। जिसका मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। आगे चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पर निर्भर करता है, हम लोग अभी पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोड विभव जो होता है 3 कारक पर निर्भर करता है। पहला होता था क्या, सांद्रता, दूसरा क्या होता था ताप, और तीसरा क्या होता था चालक की प्रकृति। इस पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अब हम लोग निर्णय समीकरण पर आते हैं। इस पे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा मिला हुआ है, और आप लोग इस पे अच्छे से न्यूमेरिकल को हल करके जितना भी क्वेश्चन मिलता है, 1-2 न्यूमेरिकल हम बताते हैं। अगर आपको ढेर सारे जितने भी आपको प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल के, उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप किसी भी, जो भी आपको जहां से मिले, किसी भी प्रकाशन की बुक का न्यूमेरिकल हो, आप उस न्यूमेरिकल का वो फोटो लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज करके या हमारे चैनल पर ही भेज करके, यूट्यूब पर ही भेज करके आप उसका सॉल्व पा सकते हैं। अब आप देखिए निर्णय समीकरण होता क्या है। निर्णय समीकरण का प्रयोग कहाँ करते हैं, निर्णय समीकरण का प्रयोग करते हैं सेल विभव और मानक सेल विभव में संबंध स्थापित करने के लिए। सेल विभव और मानक सेल विभव में संबंध स्थापित करने के लिए निर्णय समीकरण का प्रयोग किया जाता है। निर्णय समीकरण में होता क्या है, E बराबर E0 माइनस RT अपान NF LN यम अपान यम पर डबल प्लस, यम अपान यम पर डबल प्लस। यम
यम पर डबल प्लस, एक है ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रता और दूसरी है अपचयित अवस्था में सांद्रता। ऑक्सीकृत ये क्या है, अपचयित अवस्था में सांद्रता, ये क्या है ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रता। हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोग अगर एलियन का जो बेस है, एलियन को लॉग ई बोला जाता है, एलियन के बेस को अगर हमको लॉग के बेस में कन्वर्ट करना है, एलियन को अगर हमको लॉग के बेस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने को एक संख्या की आवश्यकता होती है। दूसरा लेसन पढ़ा रहे, तीसरे लेसन में भी शून्य, प्रथम कोड ऑफ क्रिया में भी ये चीजें जरूरी है, शून्य कोड ऑफ क्रिया में भी जब हम लोग समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे तो वहां पर हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी। एलियन बेस को लॉग बेस में बदलने के लिए 2.303 का सहारा लेना पड़ेगा। याद रखे रहना, जब भी किसी एलियन यानी लॉग ई को लॉग 10 के बेस में बदलना रहेगा तो आप लोग आंख बंद करके किसका सहारा लोगे, 2.303। जैसे दे दिया जाए क्या, ई बराबर ई नॉट माइनस क्या आर टी अपान यन यल यन यम अपान यम पर यन प्लस आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, समझ बुझ नहीं आ रहा कि एलियन क्या है, तो एलियन को लॉग बेस में कन्वर्ट करो, लेके उठा के ले आओ, किसको उठा के ले आओ 2.303 आर टी अपान यन एफ को उठा लाओ, यल यल लॉग बेस बन जाएगा, यम अपान यम पर यन प्लस हो जाएगा। इतना याद रखे रहना हमेशा। अब आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है गैस, इसीलिए वहां पर आपको नहीं समझाया अच्छे से कि अभी आगे आपको मिलने वाला है। बार बार क्यों समय बर्बाद किया जाए, समय वैसे भी कम है, और जब समय कम है तो हमको समय का सदुपयोग करना चाहिए। 1 मिनट 1 सेकंड भी हमको नहीं बर्बाद करना चाहिए, इसको याद रखे रहिए। इसलिए आपको नहीं तो वहां भी समझाए, यहाँ भी समझाए, वही चीजें बार बार क्यों किया जाए, क्यों समय बर्बाद किया जाए। समय नहीं है हमारे पास, और जब समय नहीं है तो जान लीजिए मंजिल बहुत ही दूर है, हमको उस मंजिल तक उड़ के पहुंचना पड़ेगा। और हम अगर धीरे धीरे गिर करके पर करके चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। अब हमको उड़ान भरना है, उड़ान भरना है, किसके साथ उड़ान भरना है, हमको उड़ान भरना है सुदर्शन के साथ। घुमाओ पहुंच जाओ जल्दी। अब चलिए यहाँ पर क्या होगा, आर का मान क्या होगा, आर का मान होगा गैस स्थिरांक 8.314। ये क्या होगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलेंगे, तो केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी एक सहारा होता है, हारे का सहारा, हारे का सहारा सुदर्शन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 25 प्लस, वैसे ही खाटू श्याम जी होते हैं, हारे का सहारा बाबा हमारा, ठीक है, उन्हीं का नाम लेकर के सब लोग जुटे रहिए, हारना मत कभी, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। 25 धन 273 बराबर क्या हो जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। टी बराबर क्या हो गया 298। उसके बाद आता है यफ का मान, यफ क्या होता है, यफ होता है भैया फैराडे। यफ क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम हम लोग मानते हैं, 96,500 कूलाम मानते हो। ऐसे होता क्या है, 96,468 ऐसे कूलाम होता है इसका मान लगभग, लेकिन हम लोग 96,500 कूलाम तक मानते हैं। तो यहाँ पर यफ का मान हो गया। यन बराबर क्या होता है, यन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है या अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, वो यन की वैल्यू हो जाती है। अगर हम लोग इसका 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 तीनों का गुणा करके इतने से भाग करें तो हम लोग क्या पाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0.0591 आएगी। यन बराबर रखे, क्योंकि हर अभिक्रिया में तो इलेक्ट्रॉन बराबर निकलेगा नहीं, अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलता तो यन का मान 2 रख सकते थे, लेकिन हर अभिक्रिया में कोई भी सेल अभिक्रिया होगी तो उसमें तो जरूरी है नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 1 इलेक्ट्रॉन निकले। किसी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, किसी अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो एन की वैल्यू रख, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एन की वैल्यू 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एन की वैल्यू 2 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एन की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एन की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा ये हो जाता है क्या अपचयित अवस्था में, ये होता है ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रता। तो हमारा जो सूत्र बनता है निर्णय समीकरण का फार्मूला, आप चाहे निर्णय समीकरण के फार्मूलों को इसको लिख सकते हैं या चाहे आप इसको भी लिख सकते हैं, ये हमारा निर्णय समीकरण का फार्मूला ही है। अगर इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्णय समीकरण को निकालना होगा
तो आप लोग इसके लिए निकालोगे। अगर आपको क्या रेडॉक्स अपक्रिया के लिए निकालना होगा, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स। रेड ऑक्स दो शब्द बना ही है, रेड ऑक्स रेड्यूसन और ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया जब दोनों एक साथ होगी तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। किसी रेडॉक्स अपक्रिया के लिए अगर निर्णय समीकरण लिखना पड़ेगा तो आप लोग ये समीकरण लिख सकते हैं, रेड ऑक्स, रेड मतलब रेड्यूसन मतलब अपचयक अवस्था में साधकता, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकारक अवस्था में साधकता। तो आप इसके मान को ये समीकरण लिख सकते हैं, ये हमारा निर्णय समीकरण आता है। अब यहाँ पर एक सेल है, निर्णय समीकरण लिखिए तथा ईएमएफ की गणना कीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, निर्णय समीकरण लिख करके ईएमएफ की गणना करना है। हमारे पास क्या है, mg है, mg डबल प्लस, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मान दिया गया है, इसकी सांद्रता दी गई 1 × 10⁻³ मोलर, और यहाँ पर कॉपर प्लस की सांद्रता दी गई है क्या, 1 × 10⁴ मोलर। कॉपर सॉलिड अवस्था में है और यहाँ पर सबका सेल विभव दे दिया गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है E बराबर E0 - 0.0591/n log क्या, रेड अपॉन ऑक्स, रेड अपॉन ऑक्स। हम लोग पहले तो समीकरण लिखते हैं, पहले समीकरण क्या लिखेंगे, mg से क्या बन रहा है, mg से बन रहा है हमारा mg डबल प्लस। सवाल को सॉल्व करना देखिएगा, सीखिए। हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है mg क्या बना रहा है, mg पर डबल प्लस बना रहा है कब, जब दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तब। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है, इतना मालूम हो जाएगा। दूसरा क्या है, Cu डबल प्लस क्या बना रहा है, Cu बना रहा है, कब बना रहा है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब बना रहा है। यानी कि यहाँ पर Cu डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Cu प्लस में Cu में आ जाता है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होती है, एनोड पर। अपचयन की क्रिया कहाँ होती है, कैथोड पर। मान दिया गया है। अब हम लोगों को सबसे पहले निर्णय समीकरण हमारा जो होता है, उसके लिए निर्णय समीकरण हमारा क्या है, निर्णय समीकरण है E बराबर E0 - 0.0591/n log क्या, 10 बेस रेड अपॉन ऑक्स है, यही हमारा तो निर्णय समीकरण है। अब हम लोगों को सबसे पहले इसका मान निकालना है, तो उसके लिए E0 का मान निकालना होगा। E0 सेल बराबर क्या होता है, आप लोग देखिए, पहले 2E कैंसिल हो जाएगा, हमारी सेल अपक्रिया हो जाएगी। E0 सेल बराबर क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। E कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन, यानी कि कैथोड पर कौन गया, कॉपर, कॉपर का सेल विभव लिख दिया जाए प्लस 0.34, फिर माइनस एनोड पर कौन गया है, एनोड पर गया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सेल विभव लिख दिया जाए -2.30। अब यह क्या हो जाएगा, जोड़ने पर प्लस 0.34, 2.37, 172, यानी आ जाएगा प्लस 2.71। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा E0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे। अब E0 की वैल्यू आ जाएगी तो उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे के लिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट अगर जरूरत हो तो ले लीजिए आप लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आगे, अब ये वैल्यू याद रखिएगा प्लस 2.41। अब हम क्या करें, अब हम लिख दें भैया E बराबर E0 माइनस 0.0591/n log 10 का बेस रेड अपॉन ऑक्स। बहुत चीजें, कहीं कहीं कुछ लिखा जाएगा, कहीं M1/n प्लस, कहीं कुछ लिखा जाएगा, आपको समझना है, समझने का काम आपका है। जितने अच्छे समझ में आ जाए
वो कोई भी चीज लिख करके अच्छे समझ लो, बस फार्मूला गलत नहीं हो सकता है ये। तो आप लोग जिस चीज से अच्छे समझ में आ जाए, दिमाग जहां लग जाए वही अच्छा है। ई नॉट की वैल्यू कितना आई थी? आई थी 2.71 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 2 थी। लॉग क्या हो जाएगा? 10 का 1। अब देखो अब चायक अवस्था में जो सांद्रता है, अब चायक अवस्था में सांद्रता कितनी है? अब चायक अवस्था में सांद्रता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अगर कहीं ब्रेकेट लगा के ऐसे लिख दिया जाए, लो सांद्रता लिखी जाएगी, इसको याद रखे रहना। अगर कहीं ब्रेकेट लगा के लिखा जाए तो जान लेना सांद्रता लिखी जाएगी। अब यहाँ क्या होगा? नीचे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब ये क्या होगा? -3 का यहाँ -1 बचेगा, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 2.71 माइनस 0.0591/2 लॉग 10 का बेस 10 बन जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0591/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मान इसका मिल जाएगा तुरंत। तो ये हो जाएगा निर्णय समीकरण के आधार पर ईएमएफ की गणना। अब यहाँ पर एक और है, सेल क्रिया को निरूपित कीजिए, ई सेल का परिकलन कीजिए। सेल क्रिया को आपको निरूपित करना है। सेल क्रिया क्या होगी? mg से क्या बन रहा है? mg डबल प्लस, और 2ag से क्या बन रहा है? 2ag बन रहा है। इसकी सेल क्रिया आप लोग बना सकते हैं, अभी जो बताया गया सेल क्रिया लिख दीजिएगा, और सेल क्रिया लिख करके आप लोग ई सेल का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3.17 वोल्ट। अब 3.17 वोल्ट आएगा तो आप लोग क्या करोगे? निर्णय समीकरण जैसे अभी बताया था सेम वैसे ही है, निर्णय समीकरण पर रखोगे। mg डबल प्लस की सांद्रता कितनी है? mg डबल प्लस की सांद्रता है 1.130, और ये क्या है? Ag की सांद्रता है, Ag स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2Ag लिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर निकाल करके मान ले आ सकते हैं। गुणा भाग करेंगे तो 2.96 वोल्ट आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। हाँ, एक और निम्नलिखित सेल का ईएमएफ की गणना कीजिए। आपकी सेल है Zn डबल प्लस 1 मोलर, Cu डबल प्लस Cu हो जाएगा 1 मोलर। यहाँ पर Zn का दिया गया वैल्यू -0.76, यहाँ पर भी वैल्यू दी गई है। अब आप फिर वही सेल अपक्रिया निकालेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर, तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इस तरीके से भी सेल अपक्रिया आ सकती है। ई नॉट सेल का मान निकाला जा सकता है, और ई नॉट सेल के मान को निकालने के लिए निर्णय समीकरण की आवश्यकता कब पड़ेगी? निर्णय समीकरण की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब इनकी सांद्रताओं में अंतर होगा। अगर सांद्रताएं समान है तो यहाँ पर हम लोग इसी लॉजिक से निकाल सकते हैं सामान्य रूप से। अगर सांद्रता अलग अलग है, जैसे यहाँ पर देखिए आप अभी सांद्रता में यहाँ पर आपके क्या है? सांद्रताएं अलग अलग है। ये देखिए इसकी सांद्रता कुछ अलग थी, सवाल में क्या था, ध्यान देना आप लोग। सवाल में क्या था? इसकी सांद्रता देखो अलग है और इसकी सांद्रता अलग है। सांद्रताएं अलग हो गई तो हम लोगों को क्या फार्मूला लगाना पड़े? ये फार्मूला लगाना पड़ा। अगर सांद्रताएं अलग नहीं है तो हम लोग किस फार्मूले से आ सकते हैं? इस फार्मूले से आ सकते हैं। जब आप लोग इस फार्मूले से आओगे तो इसमें फार्मूला अभी इसको तो कई बार निकाला जा चुका है, इसको तो अभी 2-3 बार निकाले हम। 1.10 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ये हमारा निर्णय समीकरण था। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? वैद्युत रासायनिक सेल पढ़े, डेनियल सेल पढ़े। अब आप जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। अगर आपको इन सब चीजों में जिन चीजों को आपने पढ़ा उन चीजों में कोई प्रॉब्लम आती है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ में नहीं आई हुई है, या आप और अच्छे से समझना चाहते हो, विस्तार रूप से समझना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और जुड़ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और ये नहीं कहा करें हमको नहीं समझ में आया तो हम वीडियो को स्किप कर दें। वीडियो ना स्किप कीजिए, हमसे जुड़िए, बेहतर से बेहतर ढंग से आपको सॉल्व दिया जा सकता है। आप जहां भी पढ़े होंगे, अगर आप पढ़ करके देखिएगा, ये तो भाई रिवीजन बैच है। हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी है हमको 5-6 दिन 10 दिन के अंदर ही हमको सारे लेसन को पढ़ा करके बताना परीक्षा में क्या आने वाले हैं।
आप लोग हमको ये दिमाग में कि आप पढ़ चुके हैं, केवल आपको रिवीजन करके देना है, आपको परीक्षा उपयोगी चीजें देना है और परीक्षा उपयोगी चीज दे करके आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आना है। लेकिन अगर इनकेस आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को स्किप करके ना भागिए, आप हमसे जुड़िए। बेहतर से बेहतर चीजें आपको मिलेंगी, बेहतर की नॉलेज वाली चीजें मिलेंगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करते रहिए। इसका आगे का भाग, अभी आधा भाग हुआ है, आगे का भाग भी आपको मिलेगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिजनरी।